गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। ये सोल प्रोप्राइटर का नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, ये कंपनी का बैलेंस शीट है बेटा, विच इज प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल थर्ड। राइट बेटा, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। आज हम ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। देखिए, चार हेडिंग्स आपको मेन दिख रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। पहला मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। दूसरा फ्लोर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो आपके बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तीसरा फ्लोर नॉन करंट लायबिलिटीज। चौथा फ्लोर करंट लायबिलिटीज। इनके अंदर कई सारे रूम्स हैं। पहले फ्लोर के अंदर 2 कमरे हैं बेटा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरे फ्लोर में जैसे हमने जंप किया, क्योंकि सेकेंड फ्लोर तो बंद पड़ा है बेटा, बिल्कुल बंद पड़ा है। राइट, तीसरे फ्लोर पे जब हम आए तो हमें यहाँ पर भी रूम्स तो 4 दिखे, बट 2 रूम पैक्ड है, बंद, कभी ओपन नहीं होते, सील पैक है। 2 रूम्स ओपन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लास्ट फ्लोर पे आए जिसका नाम है फ्लोर का करंट लायबिलिटीज। आप सोचिए, आप लिफ्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंच रहे हैं। चौथे फ्लोर पे जैसे आपने एंट्री ली, आपको 4 रूम दिखे और चारों काम के हैं। पहला रूम, क्या नेम प्लेट लिखी है आगे, जस्ट लाइक क्लास 10th 11th 12th, यहाँ नेम प्लेट लिखी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हैप्पी बर्थडे सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। चलो, तो बच्चों अभी हम चौथे फ्लोर पे जैसे ही आए, यहाँ पर हमें कितने रूम्स दिखे बेटा, 4। पहला रूम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर ट्रेड पेबल्स, ओसीएल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको ये इजी लगेगा सच में। अब हम असेट पे नहीं आते, पहले लायबिलिटीज के टर्म्स को ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आइए, शेयर कैपिटल के ऊपर हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन। पहला एसी ऑथोराइज कैपिटल, देन आईसी इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड आता है, लेस उसमें से करते हैं आप कॉल्स इन एरियर, और अगर शेयर फॉर फ्यूचर है उसे आप ऐड कर देते हैं। ये शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन है। राइट बेटा, सेकंड आपको दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। हम आपसे पूरी बैलेंस शीट तो नहीं पूछेंगे ना, ये तो आपको भी समझ में आना चाहिए बेटा। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा बेटा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस का भले पॉजिटिव बैलेंस हो भले नेगेटिव बैलेंस हो, जर्नल रिजर्व, डीआरआर, आरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैसा भी रिजर्व है या सरप्लस है, आप चेक कर लीजिए, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा ये कहां आएगा, तो आपका आंसर होगा हेडिंग शेयर होल्डर फंड। हेडिंग क्या होगा, और सब हेडिंग होगा रिजर्व एंड सरप्लस, 1 नंबर आपके अकाउंट में प्लस। तो सर हमें जज करना है, यस बेटा यस, यानी कि जो ऊपर शॉर्ट में मैंने रूम्स के नाम बताए थे, अब रूम में कौन कौन है ये बता रहा हूं। अब देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो पहला, इस फ्लोर के नॉन करंट लायबिलिटीज वाले फ्लोर में जो पहला रूम था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर आपको कितने नाम दिख रहे हैं बच्चों, 3। डिबेंचर या बॉन्ड दिख सकता है, लोन लिया कहीं से भी, या पब्लिक डिपॉजिट। अब इसका क्वेश्चन सुनिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा पब्लिक डिपॉजिट कहां शो होगा, बताओ कौन सा सब हेडिंग, सब हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज। हेडिंग आप कह सकते हो, चलो करंट नॉन, सॉरी, हेडिंग होगा नॉन सीएल और सब हेडिंग होगा नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये पैसा आपने लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया है, यानी कि आप ध्यान से समझिए, हेडिंग कौन सा यूज होगा यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटीज। सब हेडिंग कौन सा यूज होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इतने सी चीजें हैं बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइट, 10 से 10। तो हम आपसे पूरा बैलेंस शीट कंपनी का पूछ ही नहीं सकते, एग्जामिनर को भी याद नहीं होगा, कंपनी का बैलेंस शीट इज नॉट अ इजी टास्क। लेकिन टर्म्स तो पूछ सकते हैं ना, कि बेटा डिबेंचर किस में आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, हेडिंग नॉन सीएल और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देखिए, इसका सेकंड काम का जो कमरा है वो कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको, सर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक ऐसा प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म के लिए बना है। अब मान लो हमने आपसे क्वेश्चन जनरेट किया कि बेटा कंपनी ने एक प्रोविजन बनाया एम्प्लॉय बेनिफिट के, क्या एम्प्लॉय अगले साल जा रहा है, अरे नहीं सर, एम्प्लॉय तो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, अगर रिटायर होंगे तो उन्हें कई बार पैसा देना पड़ता है रिटायरमेंट के समय, उसके लिए प्रोविजन बना है, ये लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटी है। तो इसका हेडिंग क्या होगा, नॉन सीएल तो एज इट इज, सब हेडिंग क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये आपने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन को लोकल लैंग्वेज में आप गुल्लक बोल सकते हैं। राइट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी,
एक गवर्नमेंट जॉब से कई बार या प्राइवेट जॉब से भी, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से अगर एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे अच्छा खासा पैसा मिलता है, उसमें ग्रेचुइटी का पैसा भी मिलता है, या बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स की बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों का पैसा मिलता है बेटा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर अर्न लीव्स। आपको पता है अर्न लीव्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब में कई बार एक प्रोविजन होता है बेटा कि साल की कुछ छुट्टियां ऐसी हैं, अगर आपने वो नहीं ली, अगर आपने वो नहीं ली तो हम आपको उसके बदले कैश देंगे, उसको आप एनकैश करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? एनकैश। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कई एम्प्लॉयज मैंने देखा है, कुछ एम्प्लॉयज तो ऐसे कि हम वी आर सेटिस्फाइड विद दी सैलरी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो एंजॉय भी करना है, लीव ले सकते हैं जितनी वो लेते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे, लीव नहीं जी, हमें तो पैसा मिलना चाहिए, पैसा। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो अलग अलग चीजें, अलग अलग हेडिंग्स है बेटा, टर्म्स याद करने आपको। नेक्स्ट देखिए, अब करंट लायबिलिटी वाले फ्लोर में आए। कौन से फ्लोर में आए? करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर पहला नाम क्या दिख रहा है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो किया। देखो केवल दो नाम दिख रहे हैं बेटा इसके अंदर, केवल दो नाम। पहला, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जिसे आप बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट भी कह सकते हैं। आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प ली, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कौन से हेडिंग में आएगा? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी के अंदर किस में आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग। अगर हमने आपको कहा बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बताइए बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से हेडिंग और सब हेडिंग में आएगा? तो बैंक ओवरड्राफ्ट का हेडिंग क्या बनेगा? करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन से रूम के अंदर आता है ये? आप सोचिए ना बेटा, आप अपने स्कूल के कैंपस में आते हैं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो ऐसे कई सारे फ्लोर्स हैं, सबसे पहले फ्लोर जज करना है और फ्लोर के बाद आपको अपनी क्लास जज करनी है बेटा। ऐसे थोड़ी ना आप किसी भी क्लास में चले जाएंगे। इन द सेम मैनर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, कौन से फ्लोर में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कौन से रूम में आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। खत्म। ऐसे याद होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज फ्लोर में आप अभी भी वहीं पर है। अब जिस रूम के आगे आपने एंट्री ली, उस रूम के आगे नेम प्लेट लगी थी ट्रेड पेबल्स। क्या लगी थी? ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल में बेटा दो ही चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। यानी कि अगर हमने आपको एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया बोर्ड में, जो इस साल मिल भी सकता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर द पार्ट ऑफ डैश नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट, नॉन करंट एसेट। बच्चा सीधा सीधा करंट लायबिलिटीज पे टिक करेगा। और एक बात सुन लो, बोर्ड आपके साथ एक और चालाकी कर सकता है, पता है क्या? आपको ऑप्शन ही नहीं देगा, एक लास्ट ऑप्शन देगा, नन ऑफ दीज। तीन ऑप्शन दिए, तीनों खोटे हैं, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब बच्चा जनरली क्या कहता है? तीन में से एक तो होगा ही होगा, नन ऑफ दीज को इग्नोर कर देता है बच्चा कई बार। बट ऐसी गलती मत करना। सीबीएसई आपको कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन, हार्ड नहीं ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है। अगर लग रहा है नन ऑफ दीज है तो कर दो बिंदास नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए सीएल के अंदर तीसरा कमरा, देखो सीएल के अंदर कितने कमरे दिख रहे हैं? चार, और चारों के चारों काम के। करंट लायबिलिटीज फ्लोर में एंट्री ली, चार कमरे हैं बेटा। कितने कमरे हैं? चार। पहला कमरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरा कमरा ट्रेड पेबल्स, तीसरा कमरा ओसीएल, और लास्ट कमरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक ऐसी गुल्लक आपने बनाई जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है। कौन से टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म। मतलब मान लीजिए अब आप में से कुछ बच्चे नेक्स्ट ईयर बाहर स्टडी करने जाना चाहते हैं, मे बी जयपुर, दिल्ली और एनीवेयर, और आपके पेरेंट्स को लग रहा है 10 लाख का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। वो कौन सा प्रोविजन होगा? शॉर्ट टर्म। अगले साल की बात कर रहे हैं, 12th कंप्लीट करते ही अगर उन्हें उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए बना रहे तो शॉर्ट टर्म, और 5 साल बाद के लिए बना रहे तो वो लॉन्ग टर्म। और इसके अंदर पहले तो फिर भी 3 नाम हुआ करते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हर साल कंपनी को ईयर के एंड में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कहां से पे करेगी टैक्स? प्रॉफिट में से, ठीक है ना। उसके लिए प्रोविजन बनाएगी कंपनी एडवांस में। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी लायबिलिटी हुई? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में किस में आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पहले प्रपोज डिविडेंड भी आता था, अब उसको डिलीट कर दिया हमने यहां से। अब प्रपोज डिविडेंड को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं, मतलब बिलो दी बैलेंस शीट दिखाते हैं। ओके बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, पीबीडी। आपने 11th में भी पढ़ा था, डेटर्स के ऊपर क्या बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डेटर्स। ये भी कौन सी लायबिलिटी है?
सर करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है बेटा? करंट लायबिलिटी। इज इट ओके? और करंट लायबिलिटी में कौन से प्रोविजन में आता है ये? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो इस चैप्टर की खास बात एक ही है, जब आप बार बार क्वेश्चंस इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखेंगे 3-4 बार, और बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर गिवन है, 100% ऑल क्वेश्चन सभी के आंसर गिवन है। आपको तो बस पता लगाना है, पहचान करनी है बेटा। जैसे 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में करते थे, एक स्टेटमेंट होता था, लिखा होता था पहचान कौन। यहाँ पर भी हमने आपको दे दिया बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आएगा? बच्चे का आंसर सर हेडिंग है करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। खत्म खत्म। वी हैव डन विद द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया, कल भी एक्सप्लेन किया था, आज फिर एक्सप्लेन। चलिए बेटा, तो अब हम असेट वाले सेगमेंट में आ रहे हैं। टाइम कम है, प्लीज जल्दी से चेक कीजिए। यस, असेट के अंदर क्या क्या दिख रहा है? सर देखिए दो ही मेन हेडिंग्स है सर। पहला है नॉन करंट असेट्स, और दूसरा क्या है बच्चों? करंट असेट्स। जहां स्टार मार्क्ड है वो आपके पेपर में नहीं आएगा, राइट बेटा? नॉन करंट असेट के अंदर पहला मेन हेडिंग है फिक्स असेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट असेट। बच्चे इसमें कई बार रेशियो वाले चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं जब वो बॉक्स बनाते हैं। अगर हमने फिक्स असेट दिया, अगर हमने फिक्स असेट दिया और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया, आप दोनों को ऐड करके नॉन करंट असेट निकाल सकते हो। बट अगर नॉन करंट असेट दे दिया, अगर हमने आपको नॉन करंट असेट दे दिया, इट मींस हमने इस पूरे नॉन करंट असेट का आंसर आपको एक साथ बता दिया। अब अलग से कुछ भी नहीं होगा, दैट्स इट, खत्म। ये ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। समझते हैं इसको अच्छे से। सर नॉन करंट असेट के अंदर पहला फ्लोर है फिक्स असेट, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा पूछेंगे नहीं, चौथा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने किसी को लोन दिया, और लास्ट जो रूम है उसका नाम है अदर नॉन सीए, अदर नॉन करंट असेट। अब फिक्स असेट के अंदर क्या क्या दिख रहा है बेटा? टेंजिबल, इंटेंजिबल, और बाकी तो देखिए हम आपसे पूछेंगे ही नहीं। हालांकि कल मैंने इसको डिस्क्राइब किया भी था आपको, इफ यू रिमेंबर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बेस्ट एग्जांपल है जो आपके स्कूल का पीछे वाला बिल्डिंग है, वो असेट है स्कूल का, लेकिन उसमें पैसा भी लग रहा है, सीधी सी बात। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर डब्ल्यूआईपी फेज में, अभी पूरा बना नहीं है बिल्डिंग। आप समझ रहे हैं, वो असेट है लेकिन वो अभी भी डब्ल्यूआईपी फेज में। और इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह या पेटेंट राइट्स हैं, अभी चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ईयर एंड तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप 12th के हैं, इसलिए हम आपसे ये टर्म्स बोर्ड के पेपर में नहीं पूछेंगे। यानी कि सर इट इज वेरी इजी। अगर हम आपसे पूछ लें मशीन किस में आएगा, तो आपका आंसर होगा सर हेडिंग नॉन करंट असेट, और सब हेडिंग फिक्स असेट, ब्रैकेट में टेंजिबल लिखना पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछ ले गुडविल किस में आएगा, आपका आंसर होगा नॉन करंट असेट, हेडिंग नॉन करंट असेट, और सब हेडिंग फिक्स असेट, ब्रैकेट में इंटेंजिबल। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अलग से चुपचाप शांत बैठे हुए कमरे हैं। अदर नॉन सीए, इसमें भी आपको 99% कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर पे आए, जो असेट साइड का सेकंड एक लास्ट फ्लोर है, इसमें भी 6 रूम्स है बेटा। देयर आर 6 रूम्स इन करंट असेट। पहला क्या दिख रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और छठा ओसीए। अब इसमें से 2 रूम इतने छोटे छोटे हैं आप सोच भी नहीं सकते। सर कैसे? ट्रेड रिसीवेबल कमरा स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ओसीए, नाम भी अलग से दिख रहा है, ओसीए। ओसीए इसमें आपकी गिनती के 2-3 नाम है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है या एडवांस चेक्स है या 1-2 नाम इस टाइप के, किसमें आते हैं? ओसीए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये कमरा खाली, बच्चा एक भी नहीं है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब हम आपसे सिंपल सी बात करें कि भैया अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया तो कौन से हेडिंग में आएगा? सर करंट असेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दिया, कौन से हेडिंग में आएगा? नॉन करंट असेट। इतनी सी बात। यस, सब हेडिंग है ही नहीं इसका। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस करंट असेट नहीं आएगा बेटा।
नहीं आ सकता लायबिलिटीज में। बच्चा बहुत अच्छा डाउट है अभी, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर लोन तो लायबिलिटी होता है। बिल्कुल गलत। कंपनी मांगती है, अगर हम लोन के रूप में पैसा ले रहे हैं पब्लिक से, तो मेन दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डिबेंचर इशू किया, दूसरा ऑप्शन बॉन्ड इशू किए, डिबेंचर जैसे ही होते हैं बॉन्ड्स, टर्म 2 में इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़ेंगे आप। तीसरा ऑप्शन पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक वो लोन है ना, आज से कुछ साल पुरानी बुक हो तो आपको दिख सकता है, लायबिलिटीज में भी लोन्स, असेट में भी लोन्स। अब यहाँ पर आप, या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ पर वर्ड क्या दिख रहा है बेटा, लोन्स एंड एडवांसेस। आप समझे बात, लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी की असेट है, दैट्स इट, खत्म। आइए जल्दी से इनके भी कुछ टर्म्स पढ़ें और फिर आगे चलें। एसपीएल का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। देखिए बच्चों, असेट का पहला कैटेगरी नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, टेंजिबल। देखो बेटा, इतनी सारी टेंजिबल असेट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप 11th में भी, राइट। नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, इनटेंजिबल, ये भी आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, राइट। देन करंट असेट इन्वेंट्री, ध्यान से पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने आपसे एक छोटा सा वर्ड पूछ लिया, लूज टूल्स, क्या वर्ड पूछा बच्चों, लूज टूल्स। अब लूज टूल्स का क्या करेंगे सर, लूज टूल्स कौन से हेड में आएगा, करंट असेट। करंट असेट के अंदर किस सब हेड में आएगा, इन्वेंट्री। सर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब स्टॉक से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, राइट बेटा, राइट। मैं बताऊंगा आपको 100% इसका आंसर। हाँ बेटा, लूज टूल्स रेशियो एनालिसिस के अंदर आप इसे करंट असेट में नहीं लेते, अदरवाइज कंपनी की बैलेंस शीट में 100% कंपनी इसे अपनी करंट असेट ही मानती है, कंपनी इसे अपनी करंट असेट मानती है, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेशियोज, वहां पर हम इसे अपनी करंट असेट में नहीं लेते। छोटे छोटे बेटा एजम्पशन है जो कई बार हमें लाइफ में अप्लाई करने पड़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, इट्स वेरी इजी, डेटर्स एंड बीआर का कॉम्बो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सारी चीजें जो या तो कैश है या कैश के ऑलमोस्ट बराबर है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस विद बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट्स, कैश इन हैंड, खत्म। यानी कि अगर हम आपसे पूछ ले बेटा ड्राफ्ट्स किस में आएगा बताओ, बच्चा सीधा सीधा आंसर देगा, सर करंट असेट तो हेडिंग है और सब हेडिंग क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, खत्म हो गया। और लास्ट दिख रहा है करंट असेट के अंदर ओसीए, ओसीए अदर करंट असेट, जो ज्यादा आपको नहीं दिखेगा, मतलब इसमें गिनती के कुछ टर्म्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहो या एडवांस टैक्स, बात लिखिए। सर ये हेडिंग क्यों बना, ये ओसीए का हेडिंग क्यों बना, क्योंकि इनकी ज्यादा इज्जत नहीं है, ये टर्म ज्यादा दिखते नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में दिखते हैं, इसलिए कंपनी ने इसको करंट असेट की कैटेगरी में कौन से रूम के अंदर बंद करके रख दिया, ओसीए। रूम के आगे नंबर प्लेट लिखी है ओसीए, रूम के आगे नंबर प्लेट क्या लिखी है, ओसीए, अदर करंट असेट, जिनकी ज्यादा इज्जत नहीं है, ज्यादा इज्जत होती तो अदर में क्यों आते बेटा। इन्वेंट्री की इज्जत है अलग से आता है, फिक्स असेट की इज्जत है अलग से आता है, ट्रेड रिसीवेबल की इज्जत है अलग से आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इज्जत है अलग से आता है। बट इफ वी टॉक अबाउट करंट ये ओसीए, इसमें गिनती के कुछ टर्म्स है, या कोई डिविडेंड मिलने वाला या कोई अक्रूड इनकम, ये एक वर्ड लिख दिया, वेरी वेरी लेस चांसेस, छोड़ सकते हो आप इसको। अब यहां तक पढ़ने के बाद आप एक बार बैलेंस शीट को रिवाइज करेंगे। अब 5 मिनट में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुन लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो 11th क्लास में आप ट्रेडिंग पी&एल बनाते थे, वो 12th में कंपनी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फॉर द ईयर एंडिंग, राइट बेटा, सेम फॉर्मेट। मजेदार बात देखिए, सेम फॉर्मेट वी हैव टू अप्लाई बेटा, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मेट। और जैसे बैलेंस शीट में डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा, सेम फॉर्मेट, सेम प्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं बेटा, क्योंकि कंपनी वैसे एसपीएल शॉर्ट में डिफाइन कर देगी, बट कुछ लोग जो फ्री बैठे हैं, वेले हैं, वेले, वो कहते हैं हमें तो डिटेल में प्रेजेंटेशन चाहिए। तो पहला कॉलम देखिए, हेडिंग किसका बन रहा है बेटा, पर्टिकुलर्स।
सेकेंड हेडिंग किसका बन रहा है? नोट नंबर। थर्ड हेडिंग बन रहा है करंट ईयर। फोर्थ बन रहा है प्रीवियस ईयर। रुपीज रुपीज। अब देखिए पहला पहला नाम मैं लिख रहा हूं RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब बच्चा कहता है सर, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा सर इस RFO का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बेटा सुनना, एक बच्चा कह रहा है, कोई कहता है सेल्स। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बेटा। आप समझिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इट मींस व्हाट? जो काम आप कर रहे हैं मेन, जो मेन काम आप कर रहे हैं उसके थ्रू आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अगर आप सेल्स बोलेंगे केवल तो आंसर 100% सही नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी है बेटा, फैन बनाती है, क्या बनाती है? पंखे, और पंखा सेल करती है, तो प्लास्टिक भी चाहिए पंखे के लिए, मेटल भी चाहिए, कई चीजें चाहिए। अब उन्होंने पूरे साल भर में 50 लाख का गुड्स बेचा। RFO को पार्ट है, बिल्कुल दैट इज RFO। लेकिन जब एक कंपनी फैन बना रही है तो कुछ ना कुछ स्क्रैप भी बचेगा। आप खुद सोचिए, स्क्रैप बचेगा ना वो, और कुछ स्क्रैप यूजफुल भी होता है कि किसी और कंपनी को भी हम बेच सकते हैं, उसके काम आ जाएगा। जैसे सीएट कंपनी के टायर्स है, अपोलो के टायर्स है, ये जो कंपनी टायर बना रही है डायरेक्ट भी सेल करती है, और साथ साथ हुंडई को, मारुति को, इन कंपनीज को भी टायर सेल करती है। क्योंकि जो कंपनी, एक भी आई थिंक ऐसी कंपनी नहीं है जो टायर भी खुद का ही बनाती है। कोई कंपनी नहीं है मेरे हिसाब से। वो गिनती की एक दो होंगी, कुछ वीआईपी बच्चों को पता होगी बेटा, हमने तो नहीं सुना। जनरली 99% बच्चे से क्या बेटा किया, आपने सुना क्या किया आपने? टायर खुद बनाएगी, टायर के ऊपर लिखा हुआ है किया। क्या हुंडई के टायर के ऊपर हुंडई लिखा है? क्या मारुति के टायर के ऊपर मारुति लिखा है? नहीं। तो जो ये जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये डबल तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, राइट। एक डायरेक्ट मार्केट में अपने टायर सेल कर रही है, और एक कंपनी इसको सेल कर रही है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं कि कुछ और बन गया। जैसे गन्ने से आप शुगर बना रहे हैं, तो कुछ और भी अगर बाय प्रोडक्ट, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, अगर आप उससे भी बेच रहे हैं, वो भी RFO का पार्ट है, वो भी RFO का पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो खैर, इतना गहराई में क्यों जाए, अभी गिवन होगा लिख देंगे, प्रीवियस ईयर का गिवन है उसमें भी लिख देंगे। एड, अब आ रहा है एड, जो मैं लिख रहा हूं ये 11th क्लास का गेन है, गेन। और यहां पर हम इसे बोलते हैं अदर, अदर इनकम, इधर उधर की कमाई। आप समझ जाइए, इधर उधर की कमाई, लॉटरी विनिंग कह दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह दो, व्हाटएवर, राइट। अब बच्चा कह रहा है सर इससे डिटेल में बताइए। डिटेल में पता करना है तो पहले RFO के लिए बन रहा है नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। फिर अदर इनकम के लिए बनेगा नोट नंबर 2। मतलब इसका भी डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल में आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। और ये काम करते ही हमारे पास आंसर आता है टोटल RFO। आप सोचें कि सर इसको इग्नोर कर दें, प्लीज मत करना, ना बैलेंस शीट को करना ना इसको करना, क्योंकि टर्म 2 में थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो आ रहे हैं वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि वो बहुत इजी है, एक एक दिन में खत्म हो सकते हैं, एक एक दिन में, एक एक दिन में। आप समझिएगा मेरी बात बेटा, राइट। टोटल RFO आ गया। अब हेडिंग आ रहा है एक्सपेंसेस। आप इनको चाहे तो इसको फर्स्ट नंबर सीक्वेंस भी दे सकते हैं, सेकेंड सीक्वेंस आपने दिया एक्सपेंसेस को। अब सोचिए 11th क्लास में क्या करते थे बेटा? 11th क्लास में क्या करते थे बेटा, याद करो। सर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस दिखाते थे, बताओ जल्दी से बेटा, आप में से कोई। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। और P&L अकाउंट में कौन से एक्सपेंस दिखाते थे बेटा? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वहां टेंशन थी ना बेटा, यहाँ पर बहुत मजे है, यहाँ सब कुछ मेला ही है, एक साथ ही है। पहला पहला वर्ड देखिए क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आखिर आपने कितने रुपीस का मटेरियल कंज्यूम किया। लेकिन अगर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको नोट नंबर 3 बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है, आपने नया नया फ्रेश गुड्स कितने का खरीदा, परचेज ऑफ स्टॉक, डिटेल चाहिए, नोट नंबर 4 में आना पड़ सकता है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री में चेंजेस कितने आए, अलग अलग नाम दिए कंपनी के हिसाब से। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये सब स्टॉक एक जैसा ही लग रहा है,
अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, घबराइए मत, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे आप, राइट। इसके बाद दिख रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एक बात बताइए, कई कंपनीज हैं जो एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देती हैं, दोपहर को मील खाना भी प्रोवाइड कराती हैं ताकि एम्प्लॉय घर ना जाए, खाने के डब्बे के चक्कर में सुबह ऑफिस लेट ना आए। कई बार घर में लड़ाइयां भी हो जाती हैं, टफ टिफिन नहीं मिलता एम्प्लॉय को बेचारे को। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉय को कई सारे एक्सपेंसेस देती हैं। अब यहां तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, अगर आपको ये डिटेल में पता करना है तो आपको उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर ये सारे टर्म्स आपके बुक्स में गिवन है बेटा। एसपीएल इज वेरी इजी, बट ये कि इनके अंदर झांकना पड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है, छोटे बच्चों वाली बात है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला बताऊं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का? ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का जो पड़ा था, ऐड और कितना मटेरियल परचेज किया, लेस कितना मटेरियल बच गया, क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आपकी बुक में छोटे मोटे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो दीज थिंग्स कैन बिकम इजी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बेटा आपको। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद देखो एक अगला वर्ड आ रहा है, क्या आप में से कोई बताना चाहेगा, आइडिया लेना चाहेगा, गेस करना चाहेगा? फाइनेंस कॉस्ट मींस व्हाट? फाइनेंस कॉस्ट मींस व्हाट? अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया, क्या लिया? लोन लिया, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा कंपनी को? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक चार्जेस कई बार लगते हैं, ये सब चीजें किस में आएंगी बेटा? फाइनेंस कॉस्ट। क्योंकि ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, एसपीएल का फॉर्मेट जो मेन फॉर्मेट है इतना इजी बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। अगला वर्ड है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब बच्चा कहता है सर इनमें क्या डिफरेंस है? फिक्स असेट के ऊपर लगता है डिप्रिसिएशन, जो टेंजिबल है, और जो इनटेंजिबल असेट्स हैं इनकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, इसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे कि गुडविल है, अब राइट ऑफ हो गई, गुडविल राइट ऑफ हो गई, तो उसको हम डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे कि गुडविल के ऊपर डैप लग गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस साल बहुत से स्कूल्स ऐसे होंगे जिनकी गुडविल अमोर्टाइज हुई होगी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा। जैसे मैंने अभी सुना है कि एक कुछ स्कूल्स ऐसे सीबीएसई के जहां पर थर्ड बुक स्टार्ट भी नहीं हुई और कंपनी इश्यू ऑफ शेयर चल रहा है। आप जरा सोचिए, थर्ड बुक स्टार्ट ही नहीं हुई, हमने तो काफी अच्छे से रेशियो किया, और मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, मैं अग्री कर रहा हूँ कि अगर 100% नॉलेज नहीं मिली तो मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा बेटा, एक एक चैप्टर जितना टाइम बचेगा हमारे पास, राइट बेटा। बट कोर्स भी खत्म होना जरूरी है, राइट। तो गुडविल अमोर्टाइज होगी, डेप्रिसिएशन नहीं लगता गुडविल के ऊपर। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है, दैट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन, और टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वर्ड अदर एक्सपेंसेस, इसमें भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और ये सब एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाने के बाद हम हेडिंग लिखते हैं क्या? टोटल एक्सपेंसेस। आखिर टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? अब मजेदार बात देखिए, कितना इजी लगेगा अब आपको। टोटल एक्सपेंसेस लिखने के बाद अब हमारा काम क्या है? सर टोटल आरएफओ में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? पीबीटी। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? पीबीटी। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो ना बच्चों। फर्स्ट क्या था बच्चों बताइए? सर फर्स्ट था टोटल आरएफओ, सेकंड क्या था? टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल कमाइयों में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, हमें पीबीटी मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखा है, लेस कर दो टैक्स इन परसेंटेज, और आपके पास आ जाएगा पैट। मींस व्हाट? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। अब मैं आप सबसे एक्सपेक्टेशन करता हूं बेटा, रखता हूं कि प्लीज एक छोटी सी मेरी और अपनी हेल्प कीजिए। इन सबके अंदर की जो टर्म्स है ये आपको खुद को रीड आउट करने हैं बेटा। मैं एग्जांपल लेता हूं, जल्दी से जरा सुनना मेरी बात। लाइक अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि सर फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट में आप अगर बुक में देखेंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। कहीं से भी आपने अगर, और ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट हो गया, मेन यही है इसके अंदर। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस में आ रहा है, देखो लिस्ट है, एक दो बार पढ़ेंगे आप कहेंगे बहुत इजी है।
ऑफिस का रेंट दिया, फ्रेट दिया, भाड़ा दिया, कोई फिक्स एसेट बेची, लॉस हो गया, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, कन्वेंस फीस, कोरियर एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये सब किस में आ गया? अदर एक्सपेंस। इतना ही चैप्टर है बेटा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, राइट बेटा? अभी मिड टर्म के बाद आई कैन गिव यू प्रॉमिस, कमिटमेंट, ये पूरा कोर्स जिस हद तक हो सकता है मैं आपको बेस्ट तरीके से रिवाइज कराऊंगा। दिस इज माय जेंटलमैन प्रॉमिस। बट ये कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं होगा और स्कूल रेगुलर होगा। तो आई विश आप स्कूल आए, रेगुलर क्लास अटेंड करें एंड एंजॉय करें, राइट बेटा? सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा, बाय बाय।